गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। जैसा कि आप जानते हैं 3.5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा मेथड है वो हमने डिस्कस लास्ट वीडियो में कर लिया था, और हमने जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं। नाउ आज हम बात करने वाले हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। आज हम इस पार्ट नंबर 3 में 3.5 के आपसे बात करेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको खुद सॉल्व करना है। उसमें आपके पास दो सिंपल लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन दी हैं। उसने आपको ये बोला है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। दोनों मेथड हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। 3rd चैप्टर की जो भी पिछली वीडियोस आ चुकी हैं उसमें आपके जो मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वहां से पहले आप जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो जाकर वीडियोस अपनी वो वाली कंप्लीट करें, उसके बाद ही ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट करें। तो आज हम बात करेंगे 3.5 के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे वाला क्वेश्चन है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं 3 क्वेश्चंस इस टाइप के आपको करा चुका हूं। अगर अब भी आपका ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है दैट मींस आप जो पीछे वाला आपने कवर अप किया है उसमें आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करी हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तभी आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट का और सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिक्स चार्ज वाला है और चार्ज पर डे वाला है, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं आपको। सेकंड जो पार्ट है वो आपका फ्रैक्शन वाला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। उसमें से इतना माइनस करो, उसमें इतना ऐड करो, वो इतना बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनने के बाद क्या होता है, आप कोई सा भी मेथड लगाओ वो आपकी मर्जी है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। मेन काम यहां पर क्या होता है, अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना। आपने जैसे ही इक्वेशन बना ली उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कोई सा मेथड लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं है तो, अगर क्वेश्चन में इंडिकेट है आपको ये वाला मेथड लगाना है, दैट मींस आपको उसी मेथड से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। चलो हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन के 3rd पार्ट से हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है तो यहां से स्टार्ट करते हैं बात। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या दिया है। कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट के अंदर यश ने 40 मार्क्स लेकर वो आया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, एक अगर उसका क्वेश्चन ठीक होता है तो उसको मार्क्स मिलते हैं 3। ठीक है, देखिए इसमें 2 केस बनने वाले हैं आपके। केस नंबर फर्स्ट में उसके जो मार्क्स आए हैं टेस्ट के अंदर वो कितने आए हैं आपके 40 आए हैं। वो कहता है कि राइट जो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, देखिएगा टोटल जो आपका टेस्ट में टोटल जो नंबर आए हैं वो 40 नंबर आए हैं। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलते हैं उसको? 3 मार्क्स उसको मिलते हैं। और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 मार्क्स कट जाता है पेपर में से। टोटल जो उसके मार्क्स आए हैं वो आए हैं 40। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड भी आपको दिया है, उसमें पढ़ो क्या चीज दी है। कहता है केस नंबर सेकंड में 4 मार्क्स उसको अवॉर्ड किए जाते हैं ईच करेक्ट आंसर के लिए। मतलब अगर उसका एक क्वेश्चन राइट है, एक क्वेश्चन अगर ठीक है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं जी? तो उसको उसके मार्क्स मिलते हैं 4। ठीक है, और अगर उसका एक क्वेश्चन गलत है, अगर उसका एक क्वेश्चन गलत है तो उसके कितने मार्क्स कट जाते हैं? तो उसके मार्क्स कट जाते हैं 2। और जो टोटल उसके टेस्ट में यहां पर इसमें मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके? वो मार्क्स हैं 50 आपके इसके मार्क्स हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये हमने नोट कर ली है। अब आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, बहुत सिंपल है। पहले तो ये देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस टेस्ट के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके उस टेस्ट के अंदर है? देखिएगा,
टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मुझे ये पता है कि टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उसके सही भी हुए होंगे और गलत भी हुए होंगे। अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि उसके सही क्वेश्चन कितने हैं और गलत क्वेश्चन कितने हैं, टोटल दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कितने आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल है। तो आपको यहां क्या मानना है, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, कहता है कि जो उसके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस है वो x है और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके किसी एक टेस्ट के अंदर वो वहां पर कितने हैं, y है। यहां पर मैंने ये माना कि उस एक टेस्ट उसने दिया, उस टेस्ट के अंदर टोटल जो उसके क्वेश्चन सही हैं वो तो x है, मैंने और टोटल जो उसके क्वेश्चन गलत हैं वो कितने हैं, उसके y है। सही और गलत पे क्यों गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल मार्क्स इतने हैं, सही के एक सही के उसको इतना मार्क्स मिलता है, एक गलत का उसको इतना मार्क्स मिलता है, तब जाकर उसके इतने मार्क्स आए। एक सही का उसको इतना मार्क्स मिलता है, एक गलत के उसके इतने मार्क्स कट जाते हैं, टोटल उसके इतने मार्क्स बनते हैं। अगर मैं फाइनली नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन उसके सही हैं और कितने क्वेश्चन उसके गलत हैं, वो निकाल लूं, तो अगर मैं सही और गलत को ऐड कर दूंगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे टेस्ट के अंदर। मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, वो उसमें 10 क्वेश्चन थे, आपके 7 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। अगर आप सही और गलत को ऐड कर देते हो तो मतलब टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर वो आप वहां पर निकाल सकते हो। मतलब मुझे अब x और y निकालना है और फाइनल में जाकर x और y को क्या कर देना है, ऐड। क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर कितने हैं। तो चलिए क्या करते हैं, केस नंबर फर्स्ट में कैसे इक्वेशन बनती है, ध्यान से देखिएगा। सही, एक सही के कितने मार्क्स, 3, और सही टोटल है कितने, x, तो कितनी इक्वेशन, 3x। देखिए एक सही के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। मैंने कहा कि आपके 2 क्वेश्चन सही हैं तो पहले के 3 मार्क्स, दूसरे के 3 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है। देखिएगा एक सही के 3 मार्क्स है और टोटल उसके सही कितने हैं, 5 है, 5 इंटू 3 15 करना पड़ेगा। यहां कितने हैं, x, तो x इंटू 3। गलत के कितने मार्क्स कटते हैं, 1 मार्क्स कटता है और गलत है कितने, y। 1 मार्क्स कटता है मतलब इसमें से क्या हो रहा है, वो -1 इंटू y, और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके टेस्ट के अंदर, 40। इसको सॉल्व कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड बनाओ किस तरीके से बनेगी। टोटल एक सही के कितने मार्क्स, 4, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कितने हैं, 4, तो 4x। एक गलत के कितने करते हैं, 2, टोटल गलत है कितने, y, माइनस में 2y, टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके टेस्ट के अंदर, 50। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उसके बाद आपका काम है इन 2 लीनियर इक्वेशन से आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ सॉल्व करने के लिए, x और y निकालने के लिए, या एलिमिनेशन मेथड लगाओ आप इसको सॉल्व करने के लिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ आप इसको सॉल्व करने के लिए। मैं प्रेफर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। वहां से x और y निकाल लोगे, x और y निकालने के बाद उस दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बनेंगे, कितने सही थे और कितने गलत थे, उनको जब ऐड कर दोगे तब हमारे पास निकलेगा कि जो आपके पास टोटल क्वेश्चंस थे वो कितने अवेलेबल थे। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्लियर है। देखो सही क्वेश्चन x है, एक सही का इतना मार्क्स है। देखो इस तरीके से मैं और थोड़ा सा डीपली जाता हूं इसमें। मान लीजिएगा एक टेस्ट में आपके जो क्वेश्चन है 2 वो सही थे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन थे आपके थे 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के थे। 2 क्वेश्चन आपके सही थे तो 2 नंबर टीचर ने इसमें दिए, 2 नंबर इसमें दिए, टोटल मार्क्स कितने हुए, 4 मार्क्स मिले आपको। अगर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 2, तब भी कितने आते हैं आपके, 4 मार्क्स। सही कितने क्वेश्चन है आपके, x, एक सही का कितना है, 3, टोटल कितने मार्क्स आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू कितने वो आपके वैल्यू थी, माइनस। ये रॉन्ग था तभी यहां पर माइनस हुआ है कि गलत के मार्क्स कट रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ, माइनस हुआ। टोटल बचे कितने नंबर, 40 नंबर।
तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई एंड सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपका काम है इसके आगे सॉल्व करना, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड उसमें यूज कर सकते हो। नाउ योर फोर्थ पार्ट कहता है कि दो आपके प्लेस हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसमें। प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन हाईवे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट भी है आपका बहुत ज्यादा। कहता है कि एक प्लेस ए ये था और एक प्लेस बी ये था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। बात क्लियर है? एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल दैट इज 100 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन दिया था फर्स्ट लाइन। सेकंड पढ़िए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार है, ए से स्टार्ट होती है, ए से वो चलती है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनदर कार बी एट द सेम टाइम, ठीक है, एक कार है बी से स्टार्ट होती है, जो बी से स्टार्ट हो रही है उसको मैं सी बी मान लेता हूं, और जो ए से स्टार्ट हो रही है उसको सी ए मान लेता हूं। सी ए मतलब ए से स्टार्ट हो रही है, सी बी मतलब बी से स्टार्ट हो रही है। आगे पढ़िए, कहता है कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये इधर चल रही है तो ये भी कहां चलेगी? इधर, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये अगर आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये वाली गाड़ी भी इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी। उसने बोला इफ बोथ द कार्स आर मूव इन द सेम डायरेक्शन। चलिए, एट डिफरेंट स्पीड डिफरेंट है। अगर दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। अभी केस फर्स्ट की बात हो रही है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। पहले तो वो कहता है कि जो आपको फाइंड आउट करना होता है, आपको पता है कि आपको वही निकालना होता है। बिल्कुल ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? दोनों की स्पीड। तो स्पीड फाइंड करनी है तो हम वही मान लेते हैं जी, लेट स्पीड ऑफ सी ए वाली जो कार की स्पीड है वो आपकी है x किलोमीटर पर आवर, CB वाली जो कार की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, स्पीड के अंदर यूनिट जरूर लिखिएगा। जो यहां से कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको पता है कि जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वही चीज हम यहां पर लेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ए वाली जो कार की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। उसने क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों को कार की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, और CB वाली की जो स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड मान लिया, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। यहां पर लिख दूं इसको, स्पीड कितनी है इसकी? x किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी है आपकी? y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में उसने ये कहा कि जब दोनों एक डायरेक्शन में मूव करती हैं 5 घंटे बाद एक दूसरे से वो मिल जाती हैं। एक दूसरे से वो क्या होती हैं? मिल जाती हैं। चलिए ठीक है, मैंने कहा ये वाली गाड़ी यहां से चली, लीजिए देखो यहां तक पहुंच गई ये गाड़ी। कहां तक आ गई? ये गाड़ी यहां तक आ गई, ये गाड़ी यहां से चली और यहां तक पहुंच गई जी। देखो ये दोनों अब यहां पर, ये जो गाड़ी थी दोनों यहां पर मिल गई। दिख रहा है आपको? ये दोनों गाड़ी यहां पर बिल्कुल सेम लाइन पे आ चुकी हैं। दैट मीन्स वो यहां पर मिल गई है। कितने टाइम के बाद मिली है? पहले केस में, फर्स्ट वाले केस में उसने बोला है कि वो 5 घंटे के बाद मिल जाती है। ये हमको क्या दिया है? टाइम दिया है कि 5 घंटे के बाद ये जो गाड़ी है वो क्या करती है? आपस में मिल जाती है। अब मुझे जरा ये बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो आपका इधर आते हैं, मैंने ये कहा कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है। आपको पता है? बिल्कुल, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या होता है जी? स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि टाइम नीचे था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस। चलिए अब पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो CA वाली कार यहां से यहां तक चली उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? दैट मींस यहां से वो चली, इस तरीके से चलते चलते वो यहां तक पहुंच गई। मतलब यहां से लेकर और यहां तक के बीच में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया?
वो कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। सीए वाली कार की स्पीड कितनी है, इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं बेसिकली। सीए वाली कार की स्पीड कितनी है? देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सीए वाली कार की स्पीड है x, टाइम कितना मांगा, कितनी देर बाद वो मिला है, 5 आवर के बाद। टाइम कितना है? 5। तो x इंटू 5 इज 5x। तो ये मेरा डीए वाला डिस्टेंस आया। डीए का मतलब जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक, कितना टाइम में? 5 घंटे में। क्यों? क्वेश्चन में दिया था दोनों यहां से चली है, ये बी यहां से चली, सेम डायरेक्शन में चली, सेम टाइम में चली, यहां पर आके दोनों मिल गई। कितने टाइम के बाद मिली? 5 आवर्स के बाद वो मिल गई। तो इस वाली गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5x। इसने कितना किया होगा? इसका कैसे निकालोगे? db कैसे निकालोगे? स्पीड कितनी है? y। टाइम कितना है? 5। तो कितना हो गया? 5 इंटू वाई। 5 इंटू वाई। देखो ठीक है, 5 इंटू वाई आपने निकाल लिया। चलो ठीक है, ये बी पॉइंट को जरा एक बार मैं नीचे भी ले आता हूँ, इसको दिखाने का आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 5y है, आपके पास 5y। ठीक है, अब जरा देखो मुझे इक्वेशन बनानी है यहाँ से, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना। यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास कितना है? 5x। देखिए यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास कितना है? 5x। और यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? 5y। और यहां पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दिया है कितना? 100। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा दूं, पूरा कितना है? 5x। ये 5 वाला पोर्शन, 5y वाला पोर्शन अगर मैं हटा देता हूं तो कितना बच जाएगा? a से लेकर b तक बच जाएगा। और a से लेकर b तक की वैल्यू कितनी है आपके पास? 100। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी पूरा कंप्लीट कितना है? 5x। कितना है? 5x। क्या माइनस करूं? 5y। टोटल कितना बच गया? यहां से लेकर यहां तक बच गया। और कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का? 100। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। बात क्लियर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 5x। उसमें से ये वाला पोर्शन अगर माइनस हो गया तो ये बच गया, और ये कितना था? 100। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कैसे बनानी है? सेकंड अब किस तरीके से बनानी है आपको? सेकंड में दिया था आपको देखिए अब सेकंड किस तरीके से बनाते हैं। सेकंड भी आसान है, इसमें कोई कुछ मुश्किल नहीं है आपका। सेकंड में भी सेकंड में उसने दिया था, देखिए ये सीबी कार है। अब वो दोनों जो कार है ना, वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं। वो दोनों जो कार हैं आपकी, वो क्या करती हैं जी? एक दूसरे के तरफ चलती हैं। मतलब अगर एक गाड़ी यहां चल रही है तो दूसरी गाड़ी उसकी तरफ आएगी। ठीक है, मैंने कहा ये गाड़ी चलते चलते यहां पहुंच गई, और ये वाली जो गाड़ी थी वो यहां पहुंच गई चलते चलते। दोनों आपस में यहां पर मिल गई। उसने क्वेश्चन में सेकंड केस में दिया है, तो दोनों आपस में जो मिलती है ना, वो 1 घंटे में मिलती है। कितने घंटे में मिलती है? 1 घंटे में मिलती है। तो मैंने कहा इसकी देखो यहां से लेकर ये अगर मैं m पॉइंट मान लूं, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है डीए का, यहां से लेकर यहां तक का स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना है? 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में मिलती है दोनों। डीए आ गया। डीबी यहां से लेकर यहां तक का कैसे निकालोगे? स्पीड कितनी है? y। टाइम कितना है? 1। तो डिस्टेंस कितना आ गया? y। अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर आप ये वाला पोर्शन ऐड कर दोगे, यहां से लेकर यहां तक कितना? x। यहां से लेकर यहां तक कितना? y। x प्लस y कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा। पूरा कितना है? 100।
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन फॉर्म्ड हो चुकी है। अब आपका काम है आगे क्या करना है उसके अंदर, वो आपको देखना है। बात क्लियर है मेरी? देखो यहां से लेकर यहां तक वो डिस्टेंस x, यहां से लेकर यहां तक कितना y, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये पूरा बन जाएगा, और पूरा कितना है 100। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इसका बहुत ही ज्यादा यूटिलाइजेशन है इसका आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है, जो इसको समझ गया वो ये वाला क्वेश्चन समझ गया। अदरवाइज अगर आप इसको बिना डायग्राम के करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला है बिना डायग्राम के। डायग्राम इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम जरूर लेके चलिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ आपका नेक्स्ट, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए। कहता है कि एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस। आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कम हो जाता है। रिड्यूस का मतलब कम, कितने से कम होता है? 9 स्क्वायर यूनिट से क्या होता है? कम होता है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर आपकी लेंथ 5 यूनिट कम होती है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, लेंथ 5 से कम होती है और ब्रेथ 3 से बढ़ जाती है, तो उस केस में जो आपका एरिया होता है वो कितना कम होता है? 9 से। पहले तो आप ये देख लो, फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल के अंदर डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y मीटर। मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको चीजें निकालनी होती है आप उसको लेट कर लेते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने ये कहा कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, जरा मुझे वो बताइए कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर लेंथ कितनी है? x, ब्रेथ कितनी है? y। तो एरिया कितना होगा? x y मीटर स्क्वायर। एरिया को मैं a लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, एरिया इतना है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट में एरिया कितना कम हुआ? 9। पहले कितना था? x। कितना कम हो गया? कम हो गया का मतलब उसमें से आपका वो क्या हो गया? माइनस हो गया। रिड्यूस का मतलब उसमें से माइनस हो गया। पहले कितना था? xy। कितना कम हो गया? 9 कम हो गया। कब हुआ? जब उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई। देखो जो एरिया होता है पहले इतना था, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो एरिया होता है वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया कम हो गया 9 से। जब लेंथ, देखो पहले जो लेंथ है वो कितनी है? x, और बाद में जो लेंथ है वो कितनी है? y है। x और y पहले कितनी थी? x और y। एरिया 9 से कम कब हुआ? जब लेंथ रिड्यूस हो गई 5 से। पहले x थी, अब x माइनस 5 हो गई, और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो गई 3 से। पहले y थी, अब कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। दैट मीन्स देखिए एरिया कहता है 9 से कम हुआ। कब? जब लेंथ 5 से कम हुई। पहले x थी, अब x माइनस 5। पहले xy था, xy माइनस 9। ब्रेथ कितनी बढ़ गई, मतलब उसमें ऐड हो गया। इंक्रीज का मतलब ऐड, रिड्यूस का मतलब माइनस। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल से। इसको तो कुछ चेंज करना ही नहीं है आपको। इसको x को लेकर पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हो, xy प्लस 3x। माइनस 5 को करोगे कितना? माइनस का 5y माइनस का 15। दोनों तरफ जो चीज़ सेम होती है आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। एक्स वाई दोनों तरफ सेम था तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ये वाला जो पार्ट था उसको उधर ले जाओ, अब सिंपल है। उधर बचा हुआ है 3x, माइनस में 5y, माइनस का 15 और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का 5y कितना आ गया आपका? 5 और 1 6, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा केस नंबर फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन बनती है, केस नंबर सेकंड से सेकंड इक्वेशन बनती है। अब केस नंबर सेकंड आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं करवाऊंगा आपको। कहता है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2 यूनिट, दोनों बड़ी,
एरिया किससे इंक्रीज हुआ? 67 से इंक्रीज हुआ जी। तो एरिया पहले एक्स वाई था, अब एक्स वाई प्लस 67 हो गया। पहले लेंथ x थी, अब x प्लस 3 हो गई। पहले ब्रेथ y थी, अब y प्लस 2 हो गई। सिंपल है, बस इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब कितना? एक्स वाई प्लस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 6, दोनों तरफ एक्स वाई सेम था, कैंसिल आउट कर दो। ये प्लस का 67 आप उधर ले जाओ और माइनस का 67 आपका हो जाएगा सिंपल। तो 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल है। एरिया जो है आपका कितना इंक्रीज हुआ है? आपका 67 से, व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2। तो बस मल्टीप्लाई करके जो दोनों तरफ सेम होता है वो कैंसिल आउट कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एक्स वाई आएगा, एक्स इज योर लेंथ एंड वाई इज योर ब्रेथ। एक्स वाई आते ही आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपकी 3.5 अब खत्म हो चुकी है कंप्लीट। अब आपकी सिर्फ थर्ड चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज पेंडिंग रह गई है, दैट इज 3.6। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आपका थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। तो थर्ड चैप्टर के बाद आपका एक पूरे थर्ड चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। जैसे 3.6 आपकी कवर अप होगी, उसके आपके 1 या 2 दिन बाद उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपके सामने लेकर आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।